हेलो एंड वेलकम दिशा के एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के पार्ट 3 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था। न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है या इसके पास अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। सब्स्टिट्यूशन मींस होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप बाय अनदर एटम और ग्रुप। अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के कारण होता है देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो पॉइंट हम लोग को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, SN1 और SN2, जो कि अपकमिंग सीबीएसई बोर्ड में पूछ सकता है। सबसे पहला जो SN1 है वो एक्चुअली क्या स्टैंड करता है? SN1 यानी S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। यानी SN1 को कह सकते हैं हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका मेन पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। स्टेप 1 में हेटेरोलाइसिस होता है कार्बन हैलोजन बॉन्ड का और बनाता है कार्बोकैटायन, और स्टेप 2 में जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है एंड देन द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो पहला स्टेप जो होगा वो होगा हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस में बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे या तो आप X यूज कर सकते हो, X आपका हैलोजन हो गया, या लिविंग ग्रुप लिख सकते हो। ये बॉन्ड हेटेरोलाइटिकली टूटेगा तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है ये स्टेप स्लो और रिवर्सिबल होता है, और ये बनाता है एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस और एक नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है इस कारण से इसको कहेंगे कार्बोकैटायन, और ये जो है आपका लिविंग ग्रुप है इसको हम लोग कह दिए कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। और X माइनस जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिविंग ग्रुप बिकॉज इट लीव्स इट्स पोजीशन। ठीक है, लिविंग ग्रुप जो कि वीकर न्यूक्लियोफाइल होता है। याद रखो जितना वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो लिविंग टेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है? लिविंग टेंडेंसी डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे। लिविंग टेंडेंसी बढ़ेगा अगर स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल घटेगा। ठीक है, तो लिविंग टेंडेंसी बढ़ा जब स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल घटता है, यानी कि एक बेटर लिविंग ग्रुप वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पुअर लिविंग ग्रुप होता है, एंड दिस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, ठीक है। दूसरे ये तो स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप में क्या होगा? हेटेरोलाइसिस होगा और कार्बोकैटायन बनेगा और Cl- बनेगा। ठीक है, दूसरे में देखते हैं हम लोग। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस बनता है उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है। ठीक है, कैसे देगा? तो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, ये इस पे अटैक किया, ये बना दिया आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जो पहला स्टेप था वो स्लो और रिवर्सिबल था, और जो स्टेप 2 होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, फास्ट होगा इसलिए इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे कोई असर नहीं होगा, ये आपका फास्ट है। ठीक है, अब इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? देखो, स्टेप 1 जो होता है स्लो एंड रिवर्सिबल है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या हो गया? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, याद रखो। Since only one molecule is involved in the rate determining step, therefore the molecularity of this reaction will be equal to 1. क्योंकि पहले वाले स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था इसलिए इसका मोलिकुलरिटी हो जाएगा 1। इसलिए इसको हम SN1 कहते हैं। मोलिकुलरिटी क्यों हुआ 1? क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो 1 है तो इसलिए इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब रेट, अगर इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? क्योंकि एल्काइल हैलाइड केवल इन्वॉल्व है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो एल्काइल हैलाइड पे पावर 1 हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है इसलिए न्यूक्लियोफाइल का इस पे कोई रोल नहीं होगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल पे पावर 0 होगा। किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर या एक्सपोनेंट यूज करते हैं, यहाँ पे जैसे पावर हम या एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 1 यूज कर रहे हैं या 0 यूज करें, इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो अगर इसका ऑर्डर पूछा तो क्या होगा? तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, तो ओवरऑल ऑर्डर इसका हो जाएगा 1। अब इससे हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन एल्काइल हैलाइड का डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को डबल करो, ट्रिपल करो या क्वाड्रपल करो, रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी रेट ऑफ SN1 रिएक्शन विल डिपेंड ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड and is independent of the concentration of nucleophile. न्यूक्लियोफाइल का SN1 रिएक्शन में कोई रोल नहीं होता। शॉर्ट में हम इसका मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो SN1 पहले ही समझे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है।
ये जो होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर का सम 1 आ रहा था, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या, क्योंकि स्टेप 1 हेटेरोलाइसिस होता है और वो स्लो और रिवर्सिबल होता है, तो उसमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑलरेडी बताया कि सबस्ट्रेट पे पावर 0 होना, सबस्ट्रेट पे पावर 1 होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल पे पावर 0 होना चाहिए। इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। किस तरह का सॉल्वेंट इसके लिए सुटेबल होता है, तो इसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर दो सॉल्वेंट which are capable of giving a proton। अब ये प्रोटॉन कौन दे सकता है, प्रोटॉन मींस होता है H प्लस आयन, यानी वाटर, CH3OH, C2H5OH, these are polar protic solvent and they are capable of giving a proton। अब ये क्या क्यों जरूरी होता है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो कार्बोकैटायन को इफेक्टिवली स्टेबलाइज करता है। जैसे कार्बोकैटायन बना तो उसको इफेक्टिवली ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ये कार्बोकैटायन है, वाटर जो है इसको सराउंड करेगा और इसको क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये सब चीज पॉइंट दिमाग में रखना है। वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 रिएक्शन, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो वो सब्स्टिट्यूशन के बजाय एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो SN1 में दिमाग में रखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो वीक होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं इसमें। सबसे पहला जो होता है वो होता है कार्बोकैटायन। अब हम लोग समझेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट और रेट ऑफ SN1 रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब इसमें पॉइंट क्या होता है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 जो होता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 बढ़ेगा अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ जाए, यानी जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 की तरफ। अब हमारे पास 3 अलग अलग केस हो सकता है। जैसे ये अगर टूटेगा तो हमको देगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है, ये टूटा तो हमको दे रहा है टर्शियरी कार्बोकैटायन। कैसे पता करें ये टर्शियरी है, क्योंकि ये 3D के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। 3D कैसे पता करें कि 1 2 3 तो ये 3D कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड रहता और ये टूटता तो ये देता हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है CH3 CH2 Cl, ये देगा हमको प्राइमरी कार्बोकैटायन, है ना। ये दे रहा है आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये दे रहा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन और उसके बाद होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा, यानी अगर हम इसको रिएक्टिविटी के हिसाब से बताए और इसको 1 दे, इसको 2 कहे और इसको 3 कह दे, तो सबसे ज्यादा कौन वाला रिएक्टिव होगा, ये वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी 1 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 3 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है SN1 का वो होता है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। रीजन क्या होता है कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ऑन हेटेरोलाइसिस विल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, एक ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, यहां से अगर टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये टर्शियरी बनाएगा, तो यानी ये टर्शियरी बनाएगा, ये टूटेगा तो सेकेंडरी बनाएगा और ये टूटेगा तो प्राइमरी बनाएगा। अगर हम इसको 1 कह दे, इसको 2 कह दे, इसको 3 कह दे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होना चाहिए, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, है ना। वही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे लगाए, अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड हो और एक ऐसा कंपाउंड हो, ठीक है, यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा, यहाँ से टूटा टर्शियरी बनाएगा, यहाँ से सेकेंडरी बनाएगा और यहाँ 1 डिग्री बनाएगा, तो भी ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरे में देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा कि अगर ये टूटा तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, ये अगर टूटा तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, ये टूटा तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है ना, एक Cl ऐसे दिया हो और एक Cl ऐसे दिया हो और इसको 1 कह दे, इसको 2 कह दे, तो विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1, तो इसमें जो होगा 1 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू 2। तो रीजन क्या होगा कि अगर आपका कंपाउंड ऐसा है तो ये अगर टूटा तो ये प्लस चार्ज यहाँ अपियर होगा, Cl यहाँ होगा, और ये रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, स्टेबलाइज। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से भी हम पता कर सकते हैं विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव। अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है और ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें रिएक्टिविटी जो होगा वो सबसे ज्यादा, इसमें देखो ये अगर टूटेगा तो ये ब्रिज हेड कार्बोकैटायन बनेगा, और ब्रिज हेड कार्बोकैटायन जो होता है वो प्लेनर नहीं होता, यानी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता,
तो इसकी स्टेबिलिटी ये लेस स्टेबल होता है ना। और ये टूटा तो ये प्योरली टर्शियरी कार्बोकैटायन बना, और ये प्लेनर होता है। प्लेनर होता है तो ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, यानी इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 का से ज्यादा 2 का, यानी 2 इज मोर रिएक्टिव देन 1। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड दे दें, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड दे दो, तो यहाँ पे क्या है, सारा ग्रुप जो होगा सेकेंडरी ही बना रहा है, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप मैटर करेगा। तो लिविंग टेंडेंसी जो होता है सबसे ज्यादा आयोडाइड आयन का होता है, क्योंकि ये लार्जर इन साइज होता है तो आसानी से अपना पोजीशन छोड़ सकता है। तो आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप है, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद क्लोराइड। तो इसका अर्थ है स्टेबिलिटी जो सबसे ज्यादा होगा वो किसका होना चाहिए, ये सबसे आसानी से अपना पोजीशन लीव करे, यानी मोस्ट रिएक्टिव 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा। और फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, यानी फ्लोराइड क्या है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, आसानी से अपना जगह नहीं छोड़ता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड हो और कोई ऐसा कंपाउंड हो, दोनों सेम कार्बोकैटायन देगा, लेकिन यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मैटर करता है। इसमें 2 ज्यादा रिएक्टिव होगा, कारण क्या होगा कि N जो होता है वो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बना, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो नाइट्रोजन इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन ऑक्सीजन। तो ये सब पॉइंट दिमाग में रखना है, आसानी से हम लोग रिएक्शन को बना सकते हैं इससे। ठीक है, अब अलाइल और बेंजाइल हैलाइड जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड SN1। क्यों होता है, यहाँ पे अलाइल होगा, अलाइल, तो अलाइल वाले में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये CH2, ये CH2Cl। अब ये यहां से अगर टूटेगा तो अलाइल कार्बोकैटायन बनाएगा, यानी ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। अब इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो सकता है, तो ये हो जाएगा CH2 प्लस फिर CH डबल बॉन्ड CH2। तो अलाइल और बेंजाइल हैलाइड हाईली रिएक्टिव टुवर्ड SN1 होता है बिकॉज द कार्बोकैटायन आर स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। जो अलाइलिक कार्बोकैटायन है और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या है, दूसरे केस में देखिए बेंजाइल कार्बोकैटायन, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बेंजाइल और अलाइल की रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है CBSE बोर्ड के एग्जाम में, है ना। तो उसका रीजन क्या होगा कि दोनों जो होता है वो स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस होता है, NCERT का स्टेटमेंट भी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर एक चैप्टर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। इस तरीके से क्या है, ये स्टेबलाइज है। तो याद रखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी बढ़ता है ना, यानी जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतना अधिक होगा। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं। जैसे एक और पॉइंट है, जैसे अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, ऐसा एक कंपाउंड है और एक ऐसा कंपाउंड है, तो इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका 1, 2 और 3 लिखना है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3। रीजन क्या होगा, जितना ज्यादा बेंजीन रिंग होगा उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। ठीक है, एक पॉइंट और आता है कि विनाइल एंड अराइल हैलाइड, विनाइल एंड अराइल हैलाइड्स आर इनर टुवर्ड SN1 रिएक्शन, इनर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। कारण क्या होगा, तो पहले अराइल हम समझेंगे और विनाइल समझेंगे क्या होता है। ये विनाइल हैलाइड, अब देखो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस के थ्रू इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। अब ये रेजोनेंस के थ्रू क्या बनाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl। अब ये क्या है, ये हाईली स्टेबल हो गया, यानी ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो ये टूटेगा नहीं, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ये आसानी से कार्बोकैटायन जनरेट नहीं करेगा। अराइल हैलाइड में क्या होगा कि अगर ये बॉन्ड टूट भी गया हाई टेम्परेचर पे, तो जो फिनाइल कैटायन बनता है वो स्टेबलाइज नहीं होगा रेजोनेंस के थ्रू, तो इस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी कम होगी टुवर्ड SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि SN1 रिएक्शन इज अकम्पनीड विद रीअरेंजमेंट। कारण क्या होता है कि इसमें कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन टेंड टू रीअरेंज, कार्बोकैटायन जो होता है वो रीअरेंज होता है। तो रीअरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट से, फिनाइल शिफ्ट से। ठीक है, ये बहुत कुछ रिएक्शन पूछ सकता है, एक आध रिएक्शन, जैसे इसमें रीअरेंजमेंट होता है 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। कुछ रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन अगर हो सकता है मैकेनिज्म पे, तो ये रीअरेंजमेंट हो गया, इसमें 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, तो ये पहले 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, अब ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अगर फिर आपके पास ऐसा हो CH3, ठीक है, और CH2 प्लस, अब ये जो होगा शिफ्ट करेगा, ये पहले 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, अब ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो 1 डिग्री से 3 डिग्री कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल था पहले, अब ये हो गया मोर स्टेबल। तो ये कॉमन फीचर कुछ रिएक्शन में काम आ सकता है, मैकेनिज्म अगर देगा
2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। जैसे अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड दे और एक्वस KOH दे तो उसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3COH CH3CH2 CH3। ठीक है, इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसका मैकेनिज्म से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री, SN1 रिएक्शन जो होता है उसमें पार्शियल इन्वर्जन और पार्शियल जो होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, इसलिए जो कंपाउंड बनता है उसमें रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन क्या होता है कि इसमें कार्बोकैटायन एक प्लेनर स्पीसीज है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंटल भी हो सकता है और रियर भी हो सकता है। फ्रंटल और रियर अटैक के कारण इसमें दो तरह का स्पीसीज बनता है, एक में कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो दूसरे में कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं कैसे कार्बोकैटायन अटैक करता है। जैसे कार्बोकैटायन एक प्लेनर स्पीसीज है तो इसमें फ्रंटल अटैक भी हो सकता है। फ्रंटल अटैक यानी आगे से अटैक होगा। अगर फ्रंटल अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल आगे से जुड़ेगा और रियर अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो पीछे से अटैक करेगा, तब जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ लगेगा, ये रियर अटैक हो गया। अब ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन होता है एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ये इनेंशियोमर है। ये एक दूसरे का क्या, अगर ये मिरर है तो हम देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज हो, है ना। अभी अगर ये 50% बन रहा है और ये 50% बन रहा है तो ये रेसमिक मिक्सचर देगा, है ना। आगे हम इस ऑप्टिकल स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये रेसमिक मिक्सचर हो गया। अब याद रखो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ेगा तो रेसिमाइजेशन का एक्सटेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो रेसिमाइजेशन उतना ज्यादा होगा, है ना। रेसिमाइजेशन क्या होता है, जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट होता है। ऑप्टिकली एक्टिव उसको कहते हैं जो कि प्लेनो पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है ना। प्लेनो पोलराइज्ड लाइट हम बताते हैं आगे, ये समझ में आ गया। अब आता है SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन क्या होता है। SN2 रिएक्शन जो होता है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, ना ही इसमें जो होता है रीअरेंजमेंट होता है। तो पहला ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। क्यों बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, इसमें इन्वर्जन हुआ कॉन्फ़िगरेशन। अनलाइक SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। किस तरह का सॉल्वेंट इसके लिए फेवरेबल है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, अगर इस तरह का हो, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड ये हो तो वो उसके लिए फेवरेबल है। किस तरह का होगा, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है और ये हाईली सेंसिटिव होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। ये सब पॉइंट्स याद रखिए शॉर्ट में, एग्जाम के व्यू से शॉर्ट में लिख भी सकते हैं। तो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेप के थ्रू होता है। हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन बियरिंग लिविंग ग्रुप या कार्बन बियरिंग हेलोजन, ये यहाँ पे अटैक किया। अब ये जो होता है ये पूरा प्रोसेस जो होता है एक ही स्टेप में होता है, यानी एक ही स्टेप में जो होता है हेलोजन निकलता भी है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ता भी है। यहाँ पे देखो हम डॉटेड लाइन यूज करें, इसका अर्थ है कि कार्बन इज पार्शियली बॉन्डेड टू हेलोजन एंड कार्बन इज पार्शियली बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल। फाइनली क्या होगा, ये वाला जो CX बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाएगा और ये जो होगा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल स्टेप प्रोसेस है और इसमें 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है। इसमें क्या है, 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है, एक तो न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है और दूसरा तुम्हारा क्या है, एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्योंकि 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है देयरफॉर इट इज कॉल्ड बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसलिए अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका लिखेंगे तो हम लिखेंगे K एल्काइल हैलाइड, ठीक है, पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल पे पावर 1, है ना। तो ओवरऑल ऑर्डर जो होगा इसका वो हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। तो ये क्या हो गया, बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो गया। क्यों हो गया बायोमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। ऑर्डर क्या हो गया इसमें, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। किस तरह का सॉल्वेंट फेवरेबल है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या हुआ, जो कि प्रोटॉन देने में कैपेबल नहीं होता। जैसे तुम्हारा डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड अगर ये है, ये हो सकता है आपका डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये हो सकता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इस तरीके से दिमाग में याद रखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग समझेंगे वाल्डेन इन्वर्जन होता है क्या। तो वाल्डेन इन्वर्जन क्या होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन एटम अंडर अटैक इन्वर्ट इन द सेम मैनर एज एन अम्ब्रेला टर्न इन आउट व्हेन काउट इन स्ट्रॉन्ग विंड। क्योंकि अनलाइक SN1 जहां पे फ्रंटल और रियर अटैक दोनों होता है, वाल्डेन इन्वर्जन में जो होता है रियर अटैक होता है, यानी बैक साइड से अटैक होता है। और इस कारण से जो कॉन्फ़िगरेशन जो कंपाउंड का होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कंपाउंड का हो, तो पलट जाता है। अगर डी फॉर्म है तो वो एल हो जाएगा और अगर एल फॉर्म है तो वो डी फॉर्म हो जाएगा।
तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं कि लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से अगर लीव कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैच हो रहा है, वो बैक साइड से अटैक हो रहा है। तो बैक साइड अटैक के कारण क्या होता है, सर कॉन्फ़िगरेशन उलट जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब स्ट्रॉन्ग विंड में अम्ब्रेला अगर पकड़ के रखते हैं तो वो क्या होता है, अम्ब्रेला पलट जाता है ना। अगर स्ट्रॉन्ग विंड है तो अम्ब्रेला क्या हो गया, पलट जाता है। उसी तरीके से इसका भी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो पलट जाता है। अगर पूछे व्हाट इज वॉल्डेन इन्वर्जन तो ये पॉइंट लिख देंगे और स्ट्रक्चर बना देंगे। एक और पॉइंट हम लोग समझेंगे, वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कि SN2 के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। और इस कारण से क्या होता है कि अगर ग्रुप बहुत ज्यादा ओवरक्राउडिंग होगा, ग्रुप का बहुत सारा ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपल्सन के कारण क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर पूछे क्या होता है तो ये होता है ओवरक्राउडिंग ऑफ ग्रुप, ओवरक्राउडिंग ऑफ ग्रुप्स अराउंड अटैकिंग साइट, या बल्कि ग्रुप का अगर ओवरक्राउडिंग हो गया तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाएंगे, ठीक है। अब जैसे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, इसमें देखें बल्कि ग्रुप, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप, एक ये है, ये एक बल्कि ग्रुप है। फिर सेकेंडरी है तो इसमें दो बल्कि ग्रुप है। प्राइमरी है तो इसमें एक बल्कि ग्रुप है ना। तो इस कारण से SN2 का जो रिएक्टिविटी होता है वो SN1 के जस्ट उलट होता है। ये होता है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ये ऑर्डर सारे SN2 में होगा। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शंस आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी क्राउडिंग बढ़ेगा ग्रुप का तो रिएक्टिविटी SN2 का घट जाएगा। यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर कह सकते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा, उसके बाद सबसे कम रिएक्टिविटी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का होगा। तो ये SN1 और SN2 में डिफरेंस भी हो सकता है। शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे SN1 और SN2 में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है, क्या क्या अंतर आ सकता है। तो पहला कि नंबर ऑफ स्टेप अगर बोले SN1 में तो वो 2 स्टेप प्रोसेस है और SN2 सिंगल स्टेप प्रोसेस। मोलेकुलरिटी SN1 में 1 होगा और SN2 में 2 होगा। ऑर्डर क्या होता है, तो SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है और SN2 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। किस तरह का न्यूक्लियोफाइल इसके लिए चाहिए, तो SN1 के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल होता है और SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल होता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा होगा, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 के लिए फेवरेबल है। पोलर प्रोटिक मतलब वाटर, NH3, C2H5, दीज आर फेवरेबल फॉर SN1। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो से DMF, DMSO ये जो होता है वो फेवरेबल होता है SN2 के लिए। किस तरह का सबस्ट्रेट होना चाहिए, तो क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 to 1 होता है और SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, तो 1, 2 और 3 होगा। यानी ये दिमाग में रखना है। स्टेरिक हिंड्रेंस का SN1 पे कोई असर नहीं होता है, जबकि SN2 पे इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। रीअरेंजमेंट SN1 में कॉमनली रीअरेंजमेंट होता है, बिना रीअरेंजमेंट के भी हो सकता है, लेकिन रीअरेंजमेंट इज द कॉमन फीचर ऑफ SN1। SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर बोले तो इसमें रेसमाइजेशन होगा और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका कंप्यूटिंग रिएक्शन E1 होता है, इसका कंप्यूटिंग रिएक्शन 2 होता है। तो ये सारा पॉइंट हम लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अगले नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एलिमिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।